जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपनी आय और व्यय का हिसाब रखती है, ठीक उसी प्रकार सरकार भी अपने आय और व्यय का हिसाब रखती है। सरकार के आय और व्यय के अध्ययन को राजस्व कहा जाता है तथा व्यक्तियों के आय और व्यय के अध्ययन को निजी वित्त कहा जाता है। लोक वित्त या निजी वित्त, लोक वित्त तथा निजी वित्त में कुछ समानताएं हैं। दोनों का उद्देश्य अपनी आय एवं व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। दोनों ही अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। दोनों को ही आय और व्यय के साधन खोजने पड़ते हैं। दोनों की आय स्थिर नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर दोनों को ही ऋण लेकर अपना कार्य करना पड़ता है या कार्य चलाना पड़ता है। दोनों ही उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहते हैं। दोनों की प्रक्रियाओं में ही मानवीय मांगों को पूर्ण करने का प्रयास निहित रहता है, क्योंकि चाहे वह सार्वजनिक वित्त हो या निजी वित्त हो, दोनों का उद्देश्य जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही है। निजी वित्त तथा सार्वजनिक वित्त में कुछ अंतर को भी हम देखते हैं। पहला है लक्ष्यों में अंतर। दोनों का जो लक्ष्य है उसमें अंतर होता है। सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में लक्ष्यों की दृष्टि से मौलिक अंतर है, क्योंकि लोक वित्त का उद्देश्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति करके राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, देश हित सर्वोपरि होता है, जबकि निजी वित्त का उद्देश्य स्वहित या व्यक्तिगत हित या अपना हित की रक्षा एवं स्वार्थपरक दृष्टिकोण होता है। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त जहां सामाजिक विकास एवं कल्याण से प्रेरित रहता है, वहीं निजी वित्त केवल व्यक्तिगत प्रगति से ही प्रेरित होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होता है, व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होता है। इस प्रकार दोनों के जो उद्देश्य हैं, दोनों के जो लक्ष्य हैं, उसमें विशिष्ट अंतर पाया जाता है। दूसरा अंतर है सार्वजनिक आय की प्रकृति में अंतर होता है। पब्लिक इनकम का जो नेचर है उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। सार्वजनिक आय एवं निजी आय की प्रकृति में मौलिक अंतर दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त एवं निजी दोनों के मध्य आय प्राप्त करने के साधन ही अलग अलग होते हैं। किसी भी देश की सरकार सार्वजनिक आय के बगैर निर्बाध रूप से चल नहीं सकती है, संचालित नहीं हो सकती है। फलतः सरकार आय प्राप्त करने हेतु जनता को कर, दंड आदि के माध्यम से बाध्य कर सकती है, जबकि निजी आय के परिप्रेक्ष्य में वह लोगों को बाध्य नहीं कर सकता। इसके अलावा सार्वजनिक
आय के लिए सरकार ऋण एवं स्व उत्पादन से आय प्राप्त करती है। निजी आय में उक्त दोनों क्रियाएं समान रूप से लागू होती है। ध्यान रहे, कुछ अर्थशास्त्री सार्वजनिक आगम व व्यक्तिगत आगम के इस भेद से सहमत नहीं है। आगम मीन्स आय। उनका कहना है कि केंद्र सरकार आय प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को बाध्य नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार केवल नागरिकों पर ही आय भुगतान के लिए अंकुश लगा सकती है, किंतु नागरिकों को कर के बदले में सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करके संतुष्ट करने का प्रयत्न भी करना पड़ता है। क्या कहता है? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे हम आय प्राप्त करते हैं जिन लोगों से, यानी पब्लिक से, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार सर्विसेज प्रदान करती है, ताकि हम जो उसके माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, दंड के माध्यम से या अन्य उपायों को अपना करके कर संग्रह करते हैं या इनकम सृजन करते हैं इनकम का, उसके एवज में हम उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण अंतर है दोनों के बीच, वह है सार्वजनिक आय एवं निजी आय की तुलना में अधिक है। सार्वजनिक आय निजी आय की तुलना में अधिक होती है। स्वाभाविक है, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सार्वजनिक आय जहां देशवासियों से प्राप्त होता है तो वह करोड़ों अरबों रुपये हो जाता है, जबकि निजी आय के स्रोत सीमित होते हैं। अतः दोनों के मध्य आय में तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत काफी अंतर पाया जाता है। इसलिए सार्वजनिक आय में अधिकता और तुलनात्मक रूप से निजी आय में सीमितता का प्रमुख अंतर होता है। अर्थशास्त्रियों का या अर्थविदों का मत है कि सार्वजनिक आय में लोच का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि सरकार आय को आवश्यकता अनुसार नवीन करों के माध्यम से, न्यू टैक्सेशन के माध्यम से बढ़ा सकती है, जबकि व्यक्तिगत आय में सीमित आय के स्रोत एवं धनराशि की मात्रा सीमित रूप में ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चौथा अंतर है बजट अवधि। चाहे वह सार्वजनिक वित्त हो या निजी वित्त हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में बजट निर्माण होने की समानता पाई जाती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल बजट भी बनाते हैं, फैमिली बजट भी बनाते हैं। जैसे सरकार राज्य स्तर पर या देश स्तर पर बजट बनाती है, उसी तरह व्यक्ति भी व्यक्तिगत स्तर पर बजट बनाता है। क्योंकि सार्वजनिक बजट की अवधि 1 वर्ष निर्धारित है, फलतः परंपरागत ढंग से बजट की घोषणा प्रति वर्ष होनी अनिवार्य है, जबकि व्यक्तिगत बजट में कोई अवधि नहीं होती है। कुछ लोग मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक बजट बनाते हैं, तो कुछ लोग बजट बनाते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों के वित्तीय कार्यों का संचालन पूर्ण रूप से अनियमित होता है, उसकी कोई नियमितता नहीं होती है। अब सरकार के बजट स्वरूप पर ध्यान दें, चाहे वह केंद्र की सरकार हो अथवा राज्य की सरकार हो, घाटे के बजट घोषित होते हैं। सामान्यतया सरकार घाटे के बजट को श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि इससे विकास प्रोत्साहित होता है, लेकिन व्यक्तिगत बजट में घाटे को अनुचित एवं प्रतिकूल समझा जाता है, फलतः लोकाधिक्य बजट के पक्षधर होते हैं। 5वां अंतर है व्यक्तिगत वित्त में गोपनीयता होती है।
लोक वित्त एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में गोपनीयता का मूलभूत अंतर विद्यमान होता है। प्रायः निजी वित्त में अत्यंत गोपनीयता का भाव प्रारंभ से अंत तक निहित होता है। फलतः व्यक्ति अथवा संस्था अपने बजट संबंधी आय व व्यय को प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि निजी वित्त व्यवस्था में खुली प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन राजस्व अथवा सार्वजनिक वित्त के बजट संबंधी प्रकरण में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। लेकिन राजस्व अथवा सार्वजनिक वित्त के बजट संबंधी प्रकरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। हाँ, केंद्रीय सरकार के बजट घोषित होने से पूर्व गोपनीय रखे जाते हैं। इस प्रकार निजी वित्त जहां गोपनीय होते हैं, वहीं सार्वजनिक वित्त या बजट व्यवस्था को सार्वजनिक करने की अनिवार्यता होती है। छठा अंतर है सार्वजनिक ऋण व्यवस्था में अंतर। सार्वजनिक ऋण व्यवस्था एवं निजी ऋण व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि सरकार तो ऋण को अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सकती है, जबकि निजी ऋण में अनिवार्यता का भाव नहीं होता है। प्रायः सरकार से ऋण वित्तीय संस्थाओं एवं विदेशों से प्राप्त होते हैं, जबकि निजी ऋण में इतनी व्यापकता नहीं होती है। इतना ही नहीं, राज्य अपने ऋण को वैज्ञानिक रूप में समाप्त कर सकता है, किंतु निजी ऋण के उत्तरदायित्व को समाप्त करना व्यक्ति के लिए असंभव है। यह नहीं हो सकता है। सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं। व्यक्तियों और राज्यों में समान है कि दोनों को संसाधन की आवश्यकता होती है। दोनों को अपने संसाधन को अधिकतम परिणाम सुरक्षित करने होंगे। दोनों ही व्यय की सभी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि निजी और सार्वजनिक वित्त के जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि किसी व्यक्ति की आय उसके व्यय का निर्धारण करती है। हर व्यक्ति का उसका आय जितना होगा उसी के अनुरूप उसका व्यय होगा, जबकि राज्य का प्रस्तावित व्यय उसकी आय निर्धारित करती है। ये देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इनकम एंड पब्लिक इनकम, बिटवीन इंडिविजुअल और प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। एक व्यक्ति अपना कोट काटता है जैसा कि वे कहते हैं उसके कपड़े के अनुसार। दूसरी ओर एक सरकार कोट की लंबाई के अनुसार कपड़े की व्यवस्था करती है। कोट की जितनी लंबाई चाहिए उसके अनुसार कपड़े की व्यवस्था करती है। और निजी क्षेत्र में क्या है, जितना कपड़ा है उतना ही कोट बनता है, या कोट उतना ही काटा जाता है जितना कपड़ा है। तो इस प्रकार राज्य पहले अपने व्यय की प्रकृति और पैमाने को तय करता है, फिर इसे पूरा करने के लिए धन खोजने के लिए आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति अपनी आय जानता है और उसके अनुसार अपने खर्च की योजना बनाता है। एक व्यक्ति अपने व्यय को अपनी आय में समायोजित करता है, जबकि राज्य या सरकार अपनी आय को अपने व्यय में समायोजित करता है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी आय और व्यय की सीमा के भीतर अलग अलग कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की तुलना में अधिक आसानी से। एक व्यक्ति आसानी से अपनी आय को दुगुना नहीं कर सकता,
या अपने खर्चों को आधा कर सकता है। भले ही इस तरह से बेहतर हो, लेकिन सरकारों के मामले में यह इतना मुश्किल नहीं है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण में आमतौर पर एक व्यक्ति के रूप में उच्च दर पर भविष्य में छूट नहीं देता। वजह साफ है, मनुष्य का जीवन वर्षों में गिना जाता है और उसकी दूरदर्शिता को सीमित कर दिया जाता है। एक राज्य हमेशा के लिए रहने वाला है। एक सरकार तो अस्थायी नहीं है, लेकिन राज्य और देश अस्थायी है। इसलिए भविष्य की संतुष्टि किसी राज्य के लिए वर्तमान उपयोगिता के मुकाबले इतनी कम नहीं दिखती जितनी वे किसी व्यक्ति को देते हैं। वह हमेशा एक पक्ष को 2 बार झाड़ी में रखता है, भले ही झाड़ी में 2 को कल कुछ निश्चित हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ करने के लिए बचत करता है। एक राज्य के साथ ऐसा नहीं है। एक राज्य को आमतौर पर जमाखोरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को सेवाओं में चुकाना चाहिए जो इसे करों से प्राप्त होता है। एक भारी अधिशेष बजट इस कारण के रूप में बुरा है, और शायद इससे भी बदतर एक भारी घाटा है। घाटे के बजट बड़े पैमाने पर कल्याण को बढ़ावा देने के लिए घाटे को कम करने का प्रस्ताव कर सकता है, जबकि अधिशेष बजट करदाता पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। उस समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है जब कोई व्यक्ति अपने बजट को संतुलित करता है। राज्य के बजट एक वर्ष के लिए सामान्य रूप से बनाए जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की आय और व्यय निरंतर होते रहते हैं और उनके जीवन की पूरी अवधि को कवर करते हैं। निजी वित्त को गुप्त रखा जाता है, जबकि राज्य के वित्त को या सार्वजनिक वित्त को सार्वजनिक किया जाता है। बजट प्रकाशित किया जाता है। हर नागरिक का स्वागत है वह इसकी छानबीन करे और इस पर टिप्पणी करे। एक व्यक्ति किसी को अपनी वित्तीय स्थिति में झांकने नहीं देगा। एक राज्य आंतरिक ऋण उठा सकता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी खुद से उधार नहीं ले सकता, लेकिन एक राज्य अपने नागरिकों से उधार ले सकता है। राज्य अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कागजी मुद्रा जारी कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई कोर्स निजी व्यक्ति के लिए नहीं है। उपयोगिताओं का कोई समान हाशिए पर होना, एक व्यक्ति अपनी आय को प्रत्येक मामले में सीमांत उपयोगिता रखने के लिए इस तरह से अपने व्यय को वितरित करके संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश करता है, लेकिन राज्य का व्यय वित्त विभाग द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। उपयोगिताओं का ऐसा कोई समान हाशिए नहीं है। दोस्तों, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि निजी व्यक्ति के पास उस जबरदस्त अधिकार का अभाव है जो सरकार के पास है। एक सरकार को बस एक कानून पास करना है और नागरिकों को एक कर का भुगतान करना या अनिवार्य ऋण के लिए सदस्यता लेने के लिए मजबूर करना है, लेकिन एक व्यक्ति इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता है। मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति निजी तौर पर वह नहीं कर सकता जो सरकार सार्वजनिक तौर पर कर सकती है। सरकार के अधिकार, उसके क्षेत्र, उसकी प्रकृति और उसकी जिम्मेवारी बड़ी होती है, उसके संसाधन अधिक होते हैं, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए वह व्यापक पैमाने पर जब जैसा चाहता है उस तरह से वह करों के माध्यम से आय को घटा बढ़ा सकता है। जबकि एक निजी
वित्त में एक व्यक्ति अपने आय को अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकता है, उसको सीमित संसाधनों के बीच गुजर बसर करना है, आजीविकोपार्जन करना है, इसलिए दोनों के बीच ये मौलिक अंतर पाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।